नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अकाउंटिंग नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आइडिया वन यानी सहज फॉर्म ऑनलाइन कैसे फाइल किया जाता है, वो भी स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में। अगर आपकी इनकम सैलरीड है, पेंशन है या आपका बैंक का ब्याज मिल रहा है तो ये वीडियो सिर्फ खास आपके लिए ही है। तो बेसिकली आइडिया वन फॉर्म कौन कौन फाइल कर सकता है? तो आइडिया वन फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनका कुल सालाना आय 50 लाख से कम है और जिनका केवल इन हेड में ही कमाई करते हैं। मान लीजिए सैलरी या पेंशन, या आपका एक ही हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, आपका एफडी से इंटरेस्ट मिलता है जिसको आप अदर सोर्स में दिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आइडिया वन फॉर्म कौन नहीं फाइल कर सकता। एक वो बंदा फाइल नहीं कर सकता जिसकी बिजनेस इनकम है, या जिसका कैपिटल गेन से इनकम आ रही है, या फिर किसी का एनआरआई है या कंपनी है या कैपिटल गेन से इनकम है, या दो दो से ज़्यादा मकानों से आपका ब्याज क्या नाम है रेंट रेंट आ रहा है। तो उस केस में आप आइटिया वन फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे आइटिया वन फाइल करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली आइटिया वन फाइल करने के लिए आपको एक फॉर्म 16 है जो आपकी कंपनी से मिलता है, वो आपको वो आपको रिक्वायरमेंट होता है। एक आपका पैन कार्ड जो होता है, ये आधार कार्ड और बैंक की स्टेटमेंट, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है एआईएस और 26 एस, इसके अंदर हमें पता चलता है कि हमारा टीडीएस किसी अगर अदर पार्टी ने डिडक्ट किया है तो उस केस में भी हम उसी हिसाब से हमें अपनी इनकम शो करनी होती है। तो आरटीआर वन फाइल करने के लिए सबसे पहले हमें इनकम टैक्स की साइट पर जाना होता है। तो मैं आपकी इनकम टैक्स साइट की वेबसाइट मैंने खोल रखी है, उसी के हिसाब से आप अपना पैन कार्ड से लॉगिन कर लीजिए, जिसकी मैं करता हूँ। तो जैसे ही आप अपना पैन कार्ड से लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड शो करता है। उस डैशबोर्ड के अंदर आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ई फाइल के अंदर जाके आपको ई फाइल के बाद यहाँ पर फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, इसमें आपको फाइल टू इनकम टैक्स रिटर्न में जाना होता है। अगर आप उसमें आप जैसे जाएंगे उसमें फाइल टू इनकम टैक्स रिटर्न जाएंगे, उसमें आपने जाना है फॉर्म जो हम करंट पीरियड असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम करंट पीरियड में जाएंगे। अब इसमें दो मोड होता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो आपको ऑनलाइन मोड पे जाना है। ऑनलाइन मोड पे जैसे जाएंगे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने अगर आपने कोई पहले से आप रिटर्न फाइल करे तो आपको सेव ड्राफ्ट यहाँ पर शो करेगा। अगर नहीं कर रहे तो आप सिर्फ स्टार्ट टू न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर दीजिए। जैसे स्टार्ट टू न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे आपको बाद उस पर जाना है कंटिन्यू। अब मान लीजिए आप आईटीआर वन को भी, आईटीआर वन तो सिर्फ एचओएफ के लिए होती है, तो अगर आप अदर फॉर्म फाइल करते हैं तो उसके लिए होता है। ठीक है, तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म आएगा, फॉर्म टाइप आपने सिलेक्ट करना है आईटीआर वन। ठीक है, आईटीआर वन फाइल करेंगे, ऐसा प्रोसीड विद आईटीआर वन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप आएगा, उसको आपको घबराना नहीं है, पहले रीड करना है इजी वे में। प्लीज नोट टू न्यू टैक्स रिजीम इज द डिफॉल्ट रिजीम। ये कह रहा है कि आपकी जो न्यू टैक्स रिजीम, आपका दो रिजीम होती है, ओल्ड एक न्यू। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो वो डिफॉल्ट होता है। मान लीजिए आप सिलेक्ट नहीं करेंगे फिर भी आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम में ही है आप। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो उसके लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना होता है, तो उस फॉर्म के साथ ही आप न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद ही आप कंटिन्यू करें। जैसे आप पढ़ने के बाद इसमें आएगा लेट्स गो, तो लेट्स स्टार्ट करेंगे। जैसे लेट्स स्टार्ट करने के बाद आपके इस ऊपर पूछेगा आर यू फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी फॉलोइंग रीजन। तो आपको उसमें रीजन बताना है, आपने किस रीजन के हिसाब से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं। जैसे आप रीजन सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने लिख लेना है, आप अगर टैक्सेबल इनकम आपकी 3 लाख से ऊपर है न्यू टैक्स रिजीम में, ओल्ड में आपके 2.5 लाख, वो की एज के हिसाब से आपका डिपेंड होता है। तो आपका अगर उससे ज़्यादा कि आपकी सालाना इनकम है तो आप उसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करके जो आपके हिसाब होगा वो देख लीजिए। इसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना, ओके लिखना है। फिर आपने पूछेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने जो आपकी जो डिटेल होती है, आपको जो इस पर आधार कार्ड जो आपकी डिटेल होती है वो आपकी इस पर मेंशन होनी चाहिए। जैसे ही आप उस पर पर्सनल डिटेल पर जाएंगे इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसमें आपने जो आपका फर्स्ट आपका नाम होगा, आपका नाम होने के बाद ऊपर नीचे लिखा होगा कि डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी। डेट ऑफ बर्थ जो होगी 2 मिनट के आपका नेम शो करेगा। नेम शो करने के बाद आपकी जो जो आपकी डिटेल होती है वो एज पर आपकी इनकम जो जैसे एज पर आपके आधार कार्ड जो होती है वो आपको शो करेगी। उसके बाद आपके जो कॉन्टेक्ट डिटेल होगी वो आपका एज पर आधार कार्ड, जो फ़ोन नंबर और मेल आईडी जो होगी और एड्रेस जो होगा वो आपको शो करेगा। मैंने हाइड कर रखा है क्योंकि मेरी पर्सनल डिटेल है इसलिए मैं इसको शो नहीं कर सकता।
जैसे आप नीचे रहेंगे उसको आपका लिखा होगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसके जिस जो आपका एम्प्लॉयमेंट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले लीजिए, जैसा आपका सेक्टर होगा वो आप लेके आप इस पर क्लिक कर दीजिए, कुछ भी नहीं तो बता रख के और कर दीजिए। जैसे आप फाइलिंग सेक्शन पूछेंगे, फाइलिंग सेक्शन आपके सामने 5 फाइलिंग सेक्शन शो करेंगे, वो आपके अलग अलग हिसाब से जो होते हैं। 139(1) जो कि रिटर्न जो होती है बिफोर ड्यू डेट फाइल करते हैं। 134 जो आपके हिसाब से आप पढ़ लीजिए, उसी हिसाब से रिटर्न होती है। अगर आपको कोई नोटिस आया तो उस केस में आप रिटर्न फाइल करें तो उस पर आप क्लिक करेंगे और यस कर देंगे। ठीक है, अब इसमें जो हमने पूछा था कि इसमें आप डीओ 1 जो सेक्शन होता है न्यू टैक्स रिजीम 115(b)(a)(c), तो उसमें आप अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में आएंगे तो उसको ऑटोमेटिकली नो ही होगा। ठीक है, तो उसको नो ही रहने दीजिए और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करके अगर आपका बैंक अकाउंट इसमें ऐड है तो उसको बैंक ऐड करके उसको वैलिडेट कर दीजिए, तभी आपके अकाउंट में रिफंड आएगा, वरना रिफंड नहीं आएगा। ठीक है, इसको आप जैसे सब कुछ आपको कंफर्म करके आप कंफर्म क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका ग्रॉस सैलरी पूछेगा, उसके बाद आपकी इनकम जो होगी, इनकम ऑफ सैलरी। तो B1 में आपको इनकम ऑफ सैलरी जितनी आपकी सैलरी है वो आपको सैलरी डालनी है। ठीक है, मान लीजिए आपको सालाना सैलरी जो आती है वो 3 लाख रुपए आती है, तो आप 3 लाख रुपये इसमें डाल देंगे। जैसे 3 लाख रुपये डालेंगे उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो आपको जो डिडक्शन है 75,000 की वो डिडक्शन मिलेगी इस साल की। नीचे चलती जाएंगी तो आपको नीचे डिडक्शन 75,000 मिल जाएगी। और एज पर आपको जो फॉर्म 16 जो आपको मिला है उसके हिसाब से जो आप रिटर्न है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, हमारे केस में कुछ ऐसा नहीं है तो हम अभी कुछ चीज़ को फिल नहीं कर रहे हैं। जो आपको चीज़ मिली है, मान लो आपको कुछ और मिला हो, आपको प्रोविजन्स मिले हों, कुछ और अलग से कुछ चीज़ें मिले वो आप ऐड कर लीजिए। अब आपको कुछ एग्जाम्पशन होंगे तो आप टैक्स सेक्शन 10 के हिसाब से एग्जाम्पशन ले लीजिए। इसमें बहुत सारी एग्जाम्पशन जो होती हैं वो होती हैं, मान लीजिए आपका रेमुनरेशन रिसीव फॉर ऑफिशियल व्हाटएवर अलाउंस, को भी जो अलाउंस हैं, जो भी आपके अलाउंस जो आप पे शो कर रहे हैं, आप उससे आपसे अपन अलाउंस यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, जे करके आप जो भी कुछ नहीं है तो आप उसको डिलीट करके और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, नहीं है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आपकी जो सैलरी इनकम आई तो 2,25,000 रुपये आई है। ठीक है, आफ्टर डिडक्शन एक्सटर्नल डिडक्शन जो 75,000 रुपये जो लास्ट ईयर से बढ़ा दी गई थी। अब इन पे इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको पता था इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी केस में जो होता है कि अगर आपकी एक ही हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आप उसमें केस में आप इनकम दिखा सकते हैं। हमारे केस में कुछ नहीं है तो हम इसको शो नहीं करेंगे। अब सेक्शन 24 इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोइंग, अगर आप मान लीजिए आपका जो कैपिटल जो आपका हाउस हाउस जो आपका है उस पर अगर आपको कोई इंटरेस्ट आ रहा है, इसमें आप उसका इंटरेस्ट डाल सकते हैं। 2 लाख तक आपको एडमिशन मिल जाएगी। अगर आप अदर सोर्स में इनकम जो है, मान लीजिए आपके बैंक से, हमारे केस में इंटरेस्ट को सेविंग बैंक से इंटरेस्ट ये रहा, और डिविडेंड एक मेरे, तो डिविडेंड जो आपको मान लीजिए आप शेयर मार्केट में डील करते हैं तो उस केस में आपको डिविडेंड जो मिलता है वो भी आपको इसमें शो करना होता है। आप दोनों पे क्लिक कर दीजिए, जो भी आपको एडिट करना तो एडिट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करना तो कोई बात नहीं, अगर आपका ठीक है तो उसको कंटिन्यू कर दीजिए। अब इस साल से क्या किया गवर्नमेंट ने कि अगर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम है तो उसके लिए हम पहले ITR 2 फॉर फाइल करते थे। अब उस केस में क्या गवर्नमेंट ने सिंपल वे करने के लिए कि इस साल से गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपके ITR 2 है और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो अब आप ITR 1 में भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, इन ITR 1 मैक्सिमम गेन यू एज पर द सेक्शन 1112A कैन बी इन 1,25,000। जितने की आपको एग्जाम्पशन मिली भी है उतने का आप इसमें शो कर सकते हैं कैपिटल गेन। कुछ नहीं करना होता, उसमें आपको क्या होता है, जितने का आपने सेल बेचे हैं और जितने के खरीदे हैं, ऊपर में आपको सेल जितने का आपने बेचे हैं, मान लीजिए 2 लाख के बेचे और 1 लाख के खरीदे तो आपको 1 लाख का कैपिटल गेन हुआ, तो वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है, तो वो आप इसमें शो कर सकते हैं। उस केस में मान ले और ज़्यादा का होगा तो आप इसको नहीं शो कर सकते। ठीक है, तो इस केस में हम आपका इजी वे में इस केस में आपको इजी वे में आपको पता चल जाएगा कि आपका कितने लाख, मान लीजिए आपका 1,25,000 तक का कैपिटल गेन है तो आप इनकम टैक्स की ITR 1 में ही फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको दूसरा फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है। और उसमें आपका कैपिटल गेन दिखाया, अगर आपका लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है तो फिर आपके लिए ITR 2 में ही जाना पड़ेगा। हमारे केस में कुछ नहीं है तो हम उसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद कोई डिडक्शन तो आपको मिल ही नहीं है क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजीम में। ठीक है, तो हम न्यू टैक्स रिजीम में तो उसके लिए आपको कोई डिडक्शन मिलेगी नहीं। अगर आपकी ऐसी कोई डिडक्शन है जो NPS में जिसका होती है, मान लो आपके पेंशन स्कीम में आपको आपका डिडक्ट होता है तो आप उसको शो कर सकते हैं। और फिर जो इनकम है एनी अदर डिडक्शन आपकी है तो उस पर कंटिन्यू करके आप क्लिक करिएगा। हमारे केस में नहीं है, हम उसको क्लिक करेंगे। फिर आपके फाइनली पूछता टैक्स टू पेड, इसमें आपका होता है TDS का सेक्शन। मान लीजिए आपका TDS पार्टी ने आपका जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर आपका सैलरी पसंद है तो आपका TDS डिडक्ट किया आपकी कंपनी ने, तो उस केस में अगर आपका सैलरी है तो आपको इसमें TDS 1 में ही शो करेगा और किसी में शो नहीं करेगा। अदर देन आपका TDS कटा, मान लीजिए आपका अगर आप डिविडेंड
लिया था उस पर भी आपका कंपनी ने टीडीएस डिडक्ट किया है। मान लो आपका एफडी, मोटी एफडी है आपके बैंक अकाउंट में, तो एफडी के ऊपर भी टीडीएस डिडक्ट होता है, तो उसके लिए आपके दूसरे सोर्स में जाना पड़ेगा। इसमें टीडीएस ऑफ टैक्स डिडक्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर अदर देन सैलरी के केस में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, हमारे केस में दोनों में कुछ नहीं है, तो हमारे केस में कुछ शो ही नहीं करेगा। देखिए कुछ नहीं आ रहा, वरना आता तो यहाँ पर शो करता। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पर डेटा, ठीक है, अगर टीसीएस है तो आपका यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए फॉर्म 16 सीओ होता है, फर्निश बाय द पेयर। टीसीएस के केस में आपको यहाँ होगा। अगर आपको कुछ टैक्स बनता है, एडवांस टैक्स आपने जमा किया या आपको सेल्फ टैक्स कुछ बनता है, हमारे केस में कुछ नहीं है, तो वो दोनों आपको यहाँ पर ही शो करने होते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारे केस में कुछ नहीं है, तो हम उसको सिर्फ ऐड करेंगे और इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, आपके जो सारे बॉक्स थे वो कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद जो फाइनल होगा वो वेरिफिकेशन का होगा, तो वेरिफिकेशन योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल, जैसे आप क्लिक करेंगे, अगर आपका कोई टैक्स पेड हो रहा है तो यहाँ पर शो करेगा। पहले आपकी ग्रॉस इनकम जो होगी सारे हेडों की शो करेगी इन केस में, तो ऊपर शो करेगा 2,28,452 जो हमारे केस में थे। उसमें दो सोर्स ऑफ इनकम इसमें ऐड है। ठीक है, इसमें दो सोर्स ऑफ इनकम ऐड है, जैसे कि एक तो हमारी जो सैलरी थी हमारी 2,25,000 प्लस इसमें बैंक का इंटरेस्ट और डिविडेंड, तो दोनों चीज के अंदर ऐड है। उसके बाद डिडक्शन 87 की रिबेट जो आपकी रिबेट है वो अगर आपकी अभी तो मेरा एग्जाम्पशन लिमिट से नीचे है, हमारा 3 लाख की जो एग्जाम्पशन लिमिट है उससे भी नीचे इनकम आ रही है, तो उस केस में 87 की रिबेट कुछ शो नहीं कर रहा। अगर मेरी इनकम 3 लाख से ऊपर होती, मान लो आपकी 4 लाख होती, 5 लाख होती, 6 लाख होती, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक एग्जाम है, तो उस केस में जो 7 लाख तक का जितना भी टैक्स बनता है वो 87 की रिबेट से माइनस होकर और मेरा टैक्स जीरो हो जाता। अगर अबव 7 लाख से ऊपर होता मैं कोई टैक्स, तो फिर मैं 3 लाख से मेरा ऊपर से चलता, 3 लाख से 7 लाख, 7 लाख से फिर ऊपर, फिर जो न्यू टैक्स रिजीम में जो इनकम है उसके हिसाब से बनता। तो हमारे केस में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम सिर्फ कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म में क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी सारी डिटेल ठीक है तो उसमें सब चीज़ बताएगा, 2,25,003 ये आपका यहाँ पर शो किया। फिर आपको कोई डिडक्शन तो आपको मिली नहीं, क्योंकि हमारे केस में हम न्यू टैक्स रिजीम में हैं, तो 87 की कोई रिबेट नहीं मिली हमें, कोई हमारा इंटरेस्ट लगा नहीं है, लेट फीस वगैरह का वो 234 ए बी सी जो होता है 24 ऐसा कोई टैक्स बनना नहीं। टीडीएस हमारा कुछ था ही नहीं, जो हमारा टीडीएस जो होगा, टीसीएस भी कुछ था नहीं हमारा। ठीक है, सेल्फ हमने टैक्स कुछ जमा किया ही नहीं, हमारी टैक्स लायबिलिटी कुछ और रिफंड हमारा कुछ बन नहीं रहा, तो हम प्रीवियस सब करेंगे। तो उसमें लाइक में चेकबॉक्स पर आपने क्लिक करना है, अपना प्लेस डालना है जहाँ पर आप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। आपका सब कुछ ठीक होगा तो वैलिडेशन टू सक्सेसफुल क्लिक आएगा, आपको प्रीव्यू करना है और डाउनलोड टू जेसन करना है। ऑनलाइन हम फाइल कर रहे हैं तो डाउनलोड जैसे हम कुछ करेंगे, जैसे हम सीधे क्लिक कर चले जाएंगे और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करके जैसे इस सब पे क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा वैलिडेशन सक्सेसफुल। उसके बाद आपने प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे करना। अब आपके सामने 3 ऑप्शन शो करेंगे, उस 3 ऑप्शन में आपको सबसे पहले शो करेगा ई वेरिफिकेशन नाउ। तो इस केस में क्या हुआ कि आपको अगर आपके आधार कार्ड में आपका फ़ोन नंबर लिंक है, तो आज बेसिकली आज का सबका पैन कार्ड से लिंक ही आधार कार्ड, तो आप इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करें और आपके आधार कार्ड पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आपने इस पर डालना है और आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। अगर इनकेस आपके पास वो फ़ोन नंबर अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में आप जैसे ही आप जाएंगे तो उस केस में आपको कहेगा ई वेरीफाई लेटर। ई वेरीफाई लेटर से क्या होगा कि आप क्या नाम है बाद में भी इसको 30 दिन के अंदर अंदर आप उसको अभी रिटर्न सबमिट हो जाएगी, लेकिन 30 दिन के अंदर आप तो उसको या तो बैंगलोर सेंड करके या तो DSC से या आधार के कार्ड से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एक तीसरा ऑप्शन होता है वेरिफिकेशन ITR-V, इसको आप बैंगलोर ही भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको वेरीफाई ITR इसको आप कंटिन्यू, इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, प्रिंट कराने के बाद आपको ITR-V उसको आप लिफाफे में पैक करके आपको बैंगलोर भेजना पड़ेगा। तो इस केस में आपको 30 दिन के अंदर, तो वही टॉपअप आपको उसमें बता। तो इस तरीके से आप अपने ITR-1 घर बैठे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।